Good morning. So in the last lecture, we have learned about the QPD. And in this lecture, we'll be learning about the ISO 9000. So ISO 9000 is defined as a set of international standards on quality management and quality assurance developed to help companies effectively document the quality system element needed to maintain an efficiently quality system. यानी कि ISO 9000 एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर ये बेस्ड होता है और ये कंपनीज को जो भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनको हेल्प करता है कि जो भी हमारे क्वालिटी सिस्टम के जो एलिमेंट्स है उसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर सके और हमारे क्वालिटी जो सिस्टम है वो एफिशिएंटली यहाँ पे वर्क हो सके यानी कि क्वालिटी सिस्टम को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी हमें इंटरनेशनल जो गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड्स हमें मिलते हैं वो हमें प्रोवाइड करता है आईएसओ 9000। तो जो आईएसओ 9000 है ये बहुत सारे जो है पॉइंट्स हैं उसके ऊपर फोकस करता है। सबसे पहला इसका पॉइंट है कस्टमर फोकस। तो इट अंडरस्टैंड्स द नीड ऑफ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर कस्टमर, यानी कि जो भी हमारे कस्टमर्स अभी हमारे साथ हैं और जो हमारे फ्यूचर्स में हमारे होने वाले कस्टमर्स हैं, हमें सबके ऊपर है उनको उनकी नीड को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। सेकेंड इज अलाइन हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्टिव विद कस्टमर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, यानी कि हमें इस तरीके की हमें ऑर्गेनाइजेशनल जो है हमारे ऑब्जेक्टिव्स को हमें अलाइन करना पड़ता है ताकि जो हमारे कस्टमर की जो नीड है हमारे प्रोडक्ट से और उसकी जो एक्सपेक्टेशन है हमारे प्रोडक्ट से हम उसको मीट कर सकें। थर्ड इज मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट, यानी कि जो कस्टमर की जरूरत है हमें उसको मीट करना है, यानी कि जो वो चाह रहा है हम उसको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। फोर्थ इज मेजर कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि कस्टमर जो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो हमारे प्रोडक्ट से कितना सेटिस्फाइड है, हमें उसको मेजर करके रखना पड़ेगा कि वो हम जो उसको प्रोडक्ट दिए या सर्विसेज दे रहे हैं वो 40%, 50%, 70%, 100%, जो ये परसेंटेजेस हैं हमें ये हमें बता रहे हैं कि कितना कस्टमर हमारा हमसे सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट इज मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप, और हमारा जो कस्टमर के साथ रिलेशनशिप है हमें उसको मैनेज करके रखना पड़ेगा कि कस्टमर ऐसा ना हो कभी कि आज जो हमारा प्रोडक्ट यूज कर रहा है वो सेटिस्फाइड नहीं हो तो किसी और ब्रांड के पास चला जाए। नहीं, हमें हमारे कस्टमर के साथ उस तरीके का रिलेशनशिप मैनेज करके रखना पड़ेगा कि ताकि वो हमेशा हमारे प्रोडक्ट के साथ हमारी ब्रांड के साथ रहे। नेक्स्ट इज एम टू एक्सीड कस्टमर एक्सपेक्टेशन, और हमेशा हमारा यही एम होना चाहिए कि जो हमारे कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है हमसे हम उससे हमेशा आगे ही रहे, उससे पीछे ना हो। एंड लास्ट इज अबाउट लर्न मोर अबाउट द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन, और हमेशा हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि जो कस्टमर का एक्सपीरियंस है हमारे प्रोडक्ट को लेके और कस्टमर कितना सेटिस्फाइड है हमारे प्रोडक्ट को लेके वो हमेशा हमारा फोकस होना चाहिए। तो ये जितने भी 7 पॉइंट्स हैं हमारे कस्टमर फोकस रिलेटेड, ये सारे पॉइंट्स हमारे जब एक साथ काम करेंगे या हम इन पॉइंट्स के ऊपर ध्यान देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो कस्टमर है उसके ऊपर हम फोकस रहेंगे और हमारा कस्टमर जो है वो कभी हमारे ब्रांड को छोड़ के नहीं जाएगा। नेक्स्ट इज लीडरशिप। तो इट स्टैब्लिश अ विजन एंड डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि किस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में या फर्दर काम करना है वो हमारा जो है हमें हमारी जो लीडरशिप है वो हमें प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज सेट चैलेंजिंग गोल, यानी कि जो भी हमारी इंडस्ट्री है उसका यही काम होना चाहिए कि वो हमारे गोल सेट कर सके और वो इस तरीके के गोल होने चाहिए कि हम कुछ ना कुछ चैलेंजिंग या कुछ ना कुछ नया कर सके ताकि जो है हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी हो सके। नेक्स्ट इज मॉडल ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज, यानी कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज होनी चाहिए वो एक मॉडल होनी चाहिए, यानी कि हमारे पास एक होना चाहिए कि किस तरीके से बिहेव करना है, क्या तरीके हमारा प्रोटोकॉल यूज करना है। यहाँ पे जो मॉडल ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूज कर रहे हैं हम इसमें हर एक चीज के ऊपर बात करेंगे कि आपका जो एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज का बिहेवियर है उस पर भी, और हमें किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है वो भी, हर चीजें जब एक साथ काम करती है तभी जो है हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे तरीके से बाहर आता है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिश ट्रस्ट, यानी कि जो भी हमारे सीनियर्स हैं और जो हमारे वर्कर्स हैं, यानी कि जो हमारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और जो हमारे वर्कर्स हैं उनके बीच में ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, ताकि वो उनके बीच में जब ट्रस्ट बिल्ड होगा तभी वो एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इक्विपमेंट एम्पावर एम्प्लॉय, यानी कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको हमेशा हमें एम्पावर करके रखना चाहिए, यानी कि हमें उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए कि ताकि वो अच्छे तरीके से काम कर सकें। नेक्स्ट इज रिकग्नाइज एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, और हमेशा हमारे जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं उन्होंने जिस भी तरीके से जिस भी लेवल पे कंट्रीब्यूट किया होता है हमें उसको रिकग्नाइज करना चाहिए और हमेशा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए।
एंड लास्ट इज लर्न मोर अबाउट लीडरशिप, और लीडरशिप के बारे में हमें और ज्यादा पढ़ना चाहिए, ताकि हम क्या करेंगे, अगर हमें लीडरशिप के बारे में हम करेंगे तो हमारे पास और भी लीडर्स आ जाएंगे। कि आज को हमारे पास एक ही लीडर है, लेकिन अगर हमने बहुत अच्छे तरीके से अपने जो एम्प्लॉयज है उनको अच्छे से रखा, उनको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, सब कुछ किया, तो ये हमें अच्छे एक हमें लीडरशिप मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज एंगेजमेंट ऑफ पीपल, तो इट इंश्योर्स दैट द पीपल्स एबिलिटी आर यूज्ड एंड वैल्यूड, यानी कि जो भी हमारे इंडिविजुअल पर्संस काम कर रहे हैं, हम जो उनके इंटरेस्ट है, उनकी जो एबिलिटी है, हम उसको पर्टिकुलरली उतना यूज कर सके और उसको हमको वैल्यू दे सके। कि जो इंडिविजुअली एक बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमें उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो इस लेवल में और भी आगे कर सकता है, तो हमें उसको भी यूज करना चाहिए और उसको हमेशा वैल्यू करना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड इज मेक पीपल अकाउंटेबल, यानी कि हमेशा हमें हर पर्सन को किसी वजह से समझ सकता कि ये काम नहीं होगा, इससे ये कुछ नहीं कर सकते, हमेशा उनको अकाउंटेबल रखना चाहिए, यानी कि वो हर काम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इनेबल पार्टिसिपेशन इन कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, और जितना भी हमारे पीपल इंडिविजुअल है, हमेशा उनको कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट में हमें उनका पार्टिसिपेशन रखना चाहिए। नेक्स्ट इज इवेलुएट इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, जो भी इंडिविजुअल एम्प्लॉयज हैं हमारे, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, हमेशा उसको इवेलुएट करके रखना चाहिए कि किस इंडिविजुअल ने कितना काम किया है, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नेक्स्ट इज इनेबल लर्निंग एंड नॉलेज शेयरिंग, और हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे मैं भी बात कर रही थी कि हमारी नॉलेज जो है वो स्टैटिक हो गई है, तो हमें स्टैटिक कभी नहीं होती, हमेशा न्यू एज डेज अराइव, तो क्या होता है कि हमारा कुछ ना कुछ नया होता रहता है हमारा इस वर्ल्ड में। तो उस जो हमारी नॉलेज है किसी भी एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड, हमेशा उसकी लर्निंग ऑन होनी चाहिए, और हमेशा हमारे एम्प्लॉयज को नॉलेज की शेयरिंग भी होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इनेबल ओपन डिस्कशन ऑफ प्रॉब्लम एंड कंस्ट्रेंट, अब कोई भी प्रॉब्लम है हमारे, तो हम उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबके साथ बात करेंगे, और एक ओपन डिस्कशन रखेंगे कि हाँ ये प्रॉब्लम आई है, तो इस प्रॉब्लम को किस तरीके से हम सॉर्ट आउट करेंगे। एंड लास्ट इज लर्न मोर अबाउट एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट, और हमें हमेशा ये रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ये याद रखना चाहिए कितना हमारे एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। Next is process approach. So the fourth point is about the process approach. So the first is the manage activities as process. जो भी हमारी activities हो रही हैं हम उसको एक process की तरह manage करेंगे. Next, measure the capability of activities. ये जो हमारे activities हम कर रहे हैं, इनकी क्या capability होगी हमारी problem को sort out करने में या हमारी quality को achieve करने में. नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई लिंकेजेस बिटवीन एक्टिविटीज, और ये जो हमें एक्टिविटीज हम करवा रहे हैं, इनके आपस के बीच में जो कनेक्टिविटी है, जो कनेक्शन होगा, हमें उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइज इंप्रूवमेंट अपॉर्चुनिटी, हमें इंप्रूवमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, यानी कि किस वाली इंप्रूवमेंट को हम पहले करना चाहते हैं उसको जो है हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज डिप्लॉय रिसोर्स इफेक्टिवली, अब जो भी हमारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं, चाहे रॉ मटेरियल्स है, चाहे इक्विपमेंट्स है, चाहे इंडिविजुअल्स हैं, या हमारी फैसिलिटीज हैं, ये सारी चीजों को हमें उस तरीके से अच्छे तरीके से यूज करना पड़ेगा कि हमारा वेस्टेज जो है वो कम हो। एंड लास्ट इज लर्न मोर अबाउट अ प्रोसेस व्यू ऑफ वर्क एंड सी प्रोसेस एनालिसिस टूल, यानी कि जो भी हमारे प्रोसेस या वर्क तरीके से हम करते हैं, उसके एनालिसिस या हमारे टूल्स हमारे पास होने चाहिए कि हम किस तरीके से इस काम को इम्प्लीमेंट करेंगे। द फिफ्थ इज इम्प्रूवमेंट। फर्स्ट इज इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस एंड कैपेबिलिटीज, यानी कि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस होती है, कैपेबिलिटीज होती है, हमें उसको इम्प्रूव करना है। सेकंड इज अलाइंग इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज, यानी कि जो हमारी इम्प्रूवमेंट की एक्टिविटीज है उनको क्रोनोलॉजिकली हमें लिखना पड़ेगा कि फर्स्ट हमने ये इम्प्रूवमेंट करी, सेकंड ये, थर्ड ये, ताकि ये क्या रहेगा कि हमें ये पता चलता रहेगा कि हमें किस कहाँ हम थे और कहाँ हम पहुंच गए हैं। नेक्स्ट इज एम्पावर पीपल टू मेक इम्प्रूवमेंट, हमें इस तरीके हमारे जो इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उनको एम्पावर करना पड़ेगा ताकि वो इम्प्रूवमेंट कर सके। नेक्स्ट इज मेजर इम्प्रूवमेंट कंसिस्टेंटली, जो हमारी इम्प्रूवमेंट हुई है हमें उसको मेजर करना चाहिए कि हमारा पहले क्या प्रॉब्लम थी, अब हमने वो सॉर्ट कर लिया, तो अब हम किस लेवल पे उसको पहुंच गए हैं। नेक्स्ट इज सेलिब्रेट इम्प्रूवमेंट, हमारी जो भी इम्प्रूवमेंट हुई है हमेशा हमें इससे खुश रहना चाहिए कि हाँ आज हमने ये जो किया है ये इम्प्रूवमेंट हो गई, तो नेक्स्ट टाइम हम इससे ज्यादा इम्प्रूव करेंगे, तो उससे हमें खुश रहना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। लास्ट इज लर्न मोर अबाउट अप्रोचेस टू कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट, और हमें किस तरीके से हम ये कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट और कर सकते हैं, हमें उसके बारे में और ज्यादा लर्न करना पड़ेगा। सिक्स इज एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, यानी कि हमारा जो एविडेंस के बेसिस पे है हम उसकी डिसीजन मेकिंग करेंगे।
इंश्योर दी एक्सेसिबिलिटी ऑफ एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा। हम ये इंश्योर करेंगे जो हमारे पास डेटा आया हुआ वो एक्यूरेट हो और रिलायबल हो, यानी कि ऐसे भी कहीं से हम डेटा नहीं ले लेंगे, हमें चाहिए होगा कि बहुत ही रिलायबल सोर्स से हमें हमारा डेटा मिले। नेक्स्ट इज टू यूज appropriate methods to analyze data। हम appropriate method यूज करेंगे डेटा को एनालाइज करने के लिए। नेक्स्ट इज टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन एनालिसिस। हम डिसीजंस के ऊपर बेस्ड हम एक एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट इज बैलेंस डेटा एनालिसिस विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, यानी कि जो हमारा बैलेंस डेटा होता है उसके एनालिसिस में हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा। और लास्ट इज दी टूल्स फॉर डिसीजन मेकिंग, और हमारा जो डिसीजन मेकिंग है उसके हम अलग अलग टूल्स को देखेंगे कि हम किस किस टूल्स के थ्रू हमारे डिसीजन को ले सकते हैं। And the last one of is the relationship management, to identify and select suppliers to manage cost, optimize resource and create value। यानी कि हमको हमारे सप्लायर्स है उसको सिलेक्ट करना, आइडेंटिफाई सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि जो हमारी कॉस्ट है या रिसोर्सेज है, हमारी वैल्यू जो है हम उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। नेक्स्ट है एस्टेब्लिश रिलेशनशिप कंसिडरिंग बोथ द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म। हम शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म की तरीके से रिलेशनशिप को जो है हम स्टेब्लिश कर सकें। नेक्स्ट है शेयर एक्सपर्टीज, रिसोर्सेज, इंफॉर्मेशन एंड प्लान्स विद पार्टनर, यानी कि हम एक्सपर्टीज है, रिसोर्स है, इंफॉर्मेशन है, हमारे पार्टनर्स के साथ उसे शेयर कर सकें। कोलैबोरेट ऑन इम्प्रूवमेंट एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज, जो भी हमारी इम्प्रूवमेंट या डेवलपमेंट की एक्टिविटीज हो रही है उसके अलावा हम कोलैबोरेट कर सकें, यानी कि हम दूसरे लोगों के साथ कोलैब करके एक अच्छा सा कोई एक प्रोडक्ट बनाएं। नेक्स्ट इज रिकग्नाइज सप्लायर सक्सेस। हमें जो सप्लायर है हमारा तो उसकी जो सक्सेस जो होती है उसको हमें रिकग्नाइज करना पड़ेगा। लास्ट इज लर्न मोर अबाउट सप्लायर क्वालिटी एंड सी रिसोर्सेज रिलेटेड टू मैनेजिंग दी सप्लाई चेन, यानी कि जो हमारी सप्लायर की क्वालिटी है, जो हमारे सोर्सेज हैं रिलेट करते हैं जो सप्लाई चेन को, हमें उसके बारे में भी लर्न करना पड़ेगा। अब है बेनिफिट्स ऑफ ISO 9000, यानी कि जो हमारे ISO 9000 जो हम पढ़ रहे हैं इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट इज इंक्रीज मार्केटेबिलिटी, यानी कि जो ISO 9000 है एक तो हमें ये रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है ताकि जो है हम बहुत ही क्रेडिबल और बहुत ही अच्छे क्लाइंट्स के साथ हम काम कर सकें। और जो मार्केट के अंदर जो हमारी रेपुटेशन है वो इससे बढ़ जाएगी। अगर कोई भी कंपनी ब्रांड होगी वो लिखेगी हम वी आर रजिस्टर्ड विद ISO 9000, तो उसका एक अलग होगा कि हाँ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन को ये फॉलो कर रहे हैं, इन्होंने इसको अप्रूव किया हो, तो हमारी मार्केटेबिलिटी क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। सेकेंड इज रिड्यूस ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। अब क्या होगा, ISO ने हमें सर्टिफिकेशन दे दिया, तो उसके बाद क्या होगा, हमारे पास आ जाएगा कि हाँ हमने, क्योंकि हमने वो सारे स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं वो अपने आप कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने सारी चीजें ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू ISO कर ली है, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमेशा जो है वो जीरो डिफेक्ट की तरफ होगा। तो जीरो डिफेक्ट होगा तो हमारे ऑपरेशनल जो एक्सपेंसेस है, क्योंकि जो वेस्टेज होता है हमारा उसकी वजह से हमारे जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है वो हमेशा बढ़ जाते हैं, या हमारे बैच फेलियर हो जाते हैं, हमारा प्रोडक्ट खराब हो जाता है। तो जब हमारी हर एक चीज अप्रूव्ड है ISO 9000 से, तो क्या होगा, हमारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस जो है वो हमेशा कम हो जाएंगे। नेक्स्ट इज बेटर मैनेजमेंट कंट्रोल, यानी कि जो मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है हमारे इंडस्ट्री के ऊपर वो बहुत अच्छा हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है, हमने सेल्फ असेसमेंट है, वो हर एक तरीके से चल रहा है, चाहे वो कंपनी का हो, चाहे वो प्रोसेस का हो, चाहे वो एक इंडिविजुअल वहां काम कर रहा हो। तो जब हम हर एक चीज का अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे तो हमारा जो मैनेज कंट्रोल है वो हमेशा से बेटर हो जाएगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो जैसे मैं अभी बता रही थी कि ISO 9000 होगा तो ऑब्वियसली कस्टमर का जो ट्रस्ट है हमारे पर बिल्ड होगा। जब कस्टमर का ट्रस्ट हमारे पर बिल्ड होगा तो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा, जब वो प्रोडक्ट यूज करेगा तो हमारा वो ऑब्वियसली, क्योंकि हमारी क्वालिटी अच्छी होगी तो उसकी वजह से हमारा जो कस्टमर है वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाएगा। नेक्स्ट इज इम्प्रूव इंटरनल कम्युनिकेशन। अब क्या होगा कि जब हमारा ISO 9 सर्टिफिकेट का जो प्रोसेस होता है वो हमेशा उसका यही एम्फेसिस होता है कि जो सेल्फ एनालिसिस होता है और जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। सेल्फ एनालिसिस का मतलब हो गया कि जो भी इंडिविजुअल डिपार्टमेंट है एक इंडस्ट्री के अंदर उनका एनालिसिस, यानी कि जो इंटरनल डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे QA डिपार्टमेंट हो, क्या हो गया, चाहे वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, अभी सारे डिपार्टमेंट क्या हो गए, एक साथ जब काम करेंगे, इंटरनली ये अच्छे एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है वो अच्छे तरीके से मार्केट में आएगा। और लास्ट है इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज, यानी कि इसकी वजह से जो हमारे कस्टमर की जो सर्विसेज है वो हमेशा से इम्प्रूव हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हमने ऑब्वियसली देखा है कि हमारी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, तो कस्टमर की सर्विसेज जो है वो हमेशा से
इंप्रूव हो जाएंगी। और लास्ट है अट्रैक्टिवनेस टू इन्वेस्टर, यानी कि जब हमारा कस्टमर सेटिस्फाइड है, हमारा इंटरनल कम्युनिकेशन हो रहा है, हमारा मैनेजमेंट कंट्रोल अच्छा है, हमारे आईएसओ से हम सर्टिफाइड हैं, तो क्या होगा, इन्वेस्टर्स जो है वो भी बहुत अट्रैक्टिव हो जाएंगे हमारी इंडस्ट्री की तरफ कि देखो इनके पास तो हर एक चीज है, यानी कि इनके पास अगर हम कोलैबोरेशन करेंगे तो हमारा जो है बिजनेस वो अच्छा चल जाएगा। फिर अब है द स्टैंडर्ड ऑफ आईएसओ 9000 डिटेल 20 रिक्वायरमेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इन द फॉलोइंग एरिया, यानी कि जो हमारा आईएसओ गाइडलाइंस में हमें दिया हुआ है कि जो ये क्वालिटी मैनेजमेंट के हमारे 20 हैं, इनके ऊपर ही हमारे जो ये जो फॉलोइंग एरियाज हैं, इनके अंदर ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन का क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा। तो फर्स्ट है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। सेकेंड इज हमारा क्वालिटी सिस्टम, कि हमारे जो क्वालिटी का सिस्टम हम यूज कर रहे हैं किस तरीके की हमें क्वालिटी चाहिए उसके ऊपर बेस्ड होता है। थर्ड इज ऑर्डर एंट्री, यानी कि ऑर्डर की जो एंट्री होती है उसका। फोर्थ इज डिजाइन कंट्रोल। फिफ्थ इज डॉक्यूमेंट एंड डेटा कंट्रोल। सिक्स परचेजिंग, देन control of customer supplied product. Next, product identification and trackability. Process control, inspection and testing, control of inspection, measuring and test equipment. Next is inspection and test status, control of non-conforming product, corrective and preventive action, handling, storage, packaging and delivery, control of quality record, internal quality audit, training, servicing, statistical technique। यानी कि ये जो 20 हमारे पास रिक्वायरमेंट दी हुई है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी सिस्टम जो है वो आईएसओ 9000 इन सारों के ऊपर वर्क करेगी। तो अब ये हमारे ये बताया गया है कि ये जो हमारे सिंपल स्टेप्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे आईएसओ 9000 के रजिस्ट्रेशन को अचीव करने के लिए। तो फर्स्ट है तो गेट टॉप मैनेजमेंट कमिटमेंट, यानी कि जो हमारी टॉप मैनेजमेंट है तो उनका हमें कमिटमेंट चाहिए होगा। सेकंड है हमारे पास ट्रेन पर्सनल होने चाहिए। थर्ड हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारी प्रिपेयर क्वालिटी मैनुअल पॉलिसी मैनुअल, यानी कि हमारी एक क्वालिटी पॉलिसी की एक मैनुअल होनी चाहिए कि हमें क्या क्या हमारा जो हमारे पास प्रोसीजर्स हैं हमने उसको किस तरीके से हम यूज करेंगे। प्रॉब्लम्स आई हैं तो हमने ये यूज किया हुआ है, ये हमारी इफेक्टिव है, हमारी क्यूए डिपार्टमेंट है, हर एक चीज जो हमारी क्वालिटी पॉलिसी मैनुअल के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज फोर्थ प्रिपेयर ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी कि जो हमारे एसओपीज हैं हमें वो प्रिपेयर करने पड़ेंगे। फिफ्थ इज होल्ड इंटरनल ऑडिट, यानी कि जो इंटरनली ऑडिट है हमारी उसे हमें कंडक्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो सेल्फ इंटरनल असेसमेंट है वो करना पड़ेगा हमें। फिर है सिलेक्ट रजिस्ट्रार, हमें एक रजिस्ट्रार सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किससे हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। फिर हमें रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस करना पड़ेगा और हमारे पास आईएसओ 9000 का रजिस्ट्रेशन आ जाए।